चलिए दोस्तों, आपका वेलकम करते हैं E99 एक्सप्रेस टीवी में। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जिसको हिंदुस्तान के वजीर आज़म से भी बड़ी के इज्जत मिली है। ये जो है ना, आपको हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे, हर खुशी में आपके साथ रहेंगे और रहनुमा हैं बहुत बड़े, और एक बहुत बड़े मसीहा के तौर पे मुसलमानों पर जो है ना उनके लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। तो आज इनकी टॉपिक पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं शहबाज भाई से। जी, तो आप सब जने गैस कर रहे होंगे कौन है ये महान लीडर। गैस करिए, नहीं आ रहा यार। वन ओनली वन, असदुद्दीन ओवैसी। जी, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की जान, हम सब की पसंद, असदुद्दीन ओवैसी। तो क्या है, सही बोला मैं? गैस सही करा। असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, एक ऐसी जिसको जो है ना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़े लीडर है और वर्ल्ड लीडर्स में इनका नाम आता है। और अपने बेबाक अपने बयानों से, अपने जो है ना एजुकेशन से जो है ना हर किसी का बोलती बनकर डालते हैं। जी सईद भाई, फरमाइए आप। जी भाई, बेशक ये सबकी आन शान है। ये स्पेशली अपने हैदराबाद की जो है ना, आन है ना, शान है ना। और इंडिया में भी है अच्छा खासा नाम, इंडिया में पार्लियामेंट बहुत के अच्छा एमपी है। है। तो मैं बताते हुए चलो कि असदुद्दीन ओवैसी ताल्लुकात रखते हैं अपनी खुद की पार्टी AIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। जी, जैसा कि उनका स्टार्टअप हुआ 1994 में। MLA इलेक्शन को ठहरे थे 4। तो आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल कैरियर की, और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कैसा जो है ना क्रिकेट इनका फेवरेट गेम था। क्रिकेट में ये अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट से निकलकर जैसा राजनीति के सबसे बड़े लीडर उभर कर आए। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1969 में, और ये जो है ना लॉ की स्टडीज़, जो लंदन में जाकर जो है ना लॉ की स्टडीज़ और बैरिस्टर की स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर और वहाँ पर भी लॉ स्टडीज़ कंप्लीट करते हुए ये जो है ना फ़ीस अपने सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब से नहीं लेते थे। खुद मैकडोनल्ड्स में काम कर बर्गर बेचकर जो ना अपनी फीस को मुकम्मल करते थे। ऐसी मेहनती लीडर फिर वापस आने के बाद जो है ना 1994 में ये असेंबली का इलेक्शन चार मीनार से MLA जीत कर निकले हैं, और 1994 से जो है ना 2004 तक ये जो है ना MLA ही थे असेंबली चार मीनार से। फिर वहाँ से 2004 से जो स्टार्टअप लिए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी उनके ऊपर। पूरा इंडिया की जिम्मेदारी थी, पार्लियामेंट देखना था इनको, अपना घर देखना था इनको देखते ये इतना ही बड़ा मुकाम मिलने के बाद भी इन्हों हारे नहीं। इसके चलते हुए इनको ओवैसीज ग्रुप्स थे, कॉलेजेस चलाना था इनको, दारुसलाम देखना था जो कि उनका हेड ऑफिस है। जी, दारुसलाम एक हेड ऑफिस है, और दारुसलाम की खास बात हमारे सईद भाई बताएंगे। एक ऐसी जगह है जहाँ पर जी। AIMIM का हेडक्वार्टर है। जी जी, जहाँ पे सारे MLA MPs, जी, MLCs जितने भी है कॉर्पोरेटर तक वहाँ पे आवाम की खिदमत के लिए बैठे रहते हैं सारा दिन। अच्छा। चाहे वहाँ पे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी गए तो एनी टाइम वो लोग उनके लिए। और मैं समझता हूँ कि जो है ना वाकई पूरे हिंदुस्तान में ये एक ही पार्टी है जहाँ पर आप डायरेक्टली MLA MP और काउंसलर से मुलाकात करके अपने लोकल इश्यूज चाहे या फिर नेशनल इश्यूज चाहे आप प्रोवाइड दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक के जरिए आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और MIM की सबसे बड़ा बैकबोन समझता हूँ मैं इस चीज़ को। जी सर, बस आपकी राय बताइए। जैसा कि दारुसलाम, जो कि एक टाइमिंग रहती है वहाँ पर रोज़ाना एवरीडे 7 o'clock to 12 o'clock, वहाँ पर क्या होता बोले तो चाहे हिंदू रहने दो मुस्लिम रहने दो, सब जने इक्वल है। वहाँ पर आना है, अपने मसले बोलना है, चाहे माली मदद रहने दो, चाहे घर का कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो या कारोबार का रहने दो, वहाँ पर पूरा हल होता है। जहाँ पर कहीं गवर्नमेंट से, कहीं पुलिस से अगर किसी को हार मिलती है, किसी को काम वहाँ से नहीं होता है, वो चीज़ दारुसलाम में आता है और वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्या कितना सही है ना? 100% सही है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना लेके चलता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे लीडर है जो पार्लियामेंट में जितने भी MP से 500 से ज़्यादा सब जो है ना असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार देखते कि आप कब आएंगे और रियल इश्यूज़ पे कब बात करेंगे। और इसी के चलते जो ना इनको सनद, और मैं उनकी बीच में रोकते हुए उनकी एक तारीफ करना चाह रहा हूँ। जब हमारे सदर साहब असेंबली में ठहर गए तो सबके बोलतिया तो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जना की आवाज़ में बहुत ज़्यादा पावर है, और मेन इश्यूज़ पे बात करते हैं, सोल्यूशंस पे बात करते हैं, और ऐसा सवाल करते कि पार्लियामेंट में कोई सवाल नहीं करना। और हिंदुस्तान के वजीर आज़म को भी जो है ना ललकारते, आगे वाली BJP पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जो है ना क्वेश्चन आंसर्स करके जो भी हुकूमत में रहे, जो गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए जो भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लड़
के हक निकाल के जो है ना मजलूमों तक पहुंचाते हैं। जी इसी को देखते हुए 2014 में पार्लियामेंट अवार्ड मिला था, पता है जी, आपको? और सनद रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था बराबर, इनको। एग्जैक्टली जी। और उनके इतने अच्छे मुद्दे थे समीर भाई, आप पूछ नहीं सकते, जैसा कि ट्रिपल तलाक था, एनआरसी था, जी। बहुत बेबाक आवाज रखती है अपने ट्रिपल तलाक में, और जो पेपर फाड़ने का जो स्टाइल था वर्ल्ड वाइड वायरल हुआ था, वही मैं भी फैन हो गया उनका। तो और एनआरसी एनआरपी जो हुकूमत जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी ऑर्डिनेंस पास करती, जो भी हुकूमत लेके आती ना, तो आप अपने दत्त के जो है ना उसके ऊपर राय रखते थे और उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते थे कि आप मजलूमों पे से आवाज़ उठाना है और आपको आगे जंग जीतना है बोल के। जी जैसा कि सईद भाई आप देखते होंगे इतने चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाए, तकरीबन जनों को मालूम है, मगर कुछ भाई लोगों को नहीं मालूम होगा, शायद अपनी शो से मालूम होगा, जैसा कि बाबरी मस्जिद का इशू था, एनआरसी था उनका, एनपीआर था उनका, जम्मू एंड कश्मीर, और फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर, और ये जो है ना फॉरेन मिनिस्टर से भी ज़्यादा दिमाग रखते हैं, फॉरेन मिनिस्टर से भी ज़्यादा दिमाग रखते, कहाँ से पेट्रोलियम लेना है, सऊदी से क्या हुकूमत कैसे रिश्तेदारी रखना है, इराक से कैसा रखना है, ईरान से कैसा रखना है, इजराइल से कैसा रखना है, पाकिस्तान को कितना डरा के रखना है, बांग्लादेश को कितना दबाना है, क्या ट्रांसपोर्ट है, ये सब हर चीज़ की नॉलेज है। ये देखिए मेन चीज़ जो है ना, जो इनके वालिद साहब इनको जो है ना लॉ की जो स्टडीज़ पढ़ाए थे, लंदन में पढ़ कर आए थे, और जो है ना जो बैरिस्टर ऑफ लॉ की जो स्टडीज़ पढ़ गए थे। और मैंने समझता कि हिंदुस्तान में कोई भी इनकी जबान का मुकाबला कर सकता, कोई नहीं, ये बेबाक जबान है। और मैं आपको ये भी बताता लेके चलूं कि बगैर सिक्योरिटी के फिरते ये बोलते कि सिर्फ मेरा सर झुकता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, किसी के सामने नहीं। जी शहबाज, सिक्योरिटी की बात ले रहे तो उनके ना आगे कोई सिक्योरिटी रहती ना पीछे, जब से इलेक्शंस को ठहरे थे 2004 तक भी आप देखते होंगे, 1994 से 2004 एमएलए भी थे वक्त, ना कोई सिक्योरिटी रखे थे ना, 2004 से अब 2021 तक भी एक भी सिक्योरिटी नहीं है उनके पीछे। इन्हों बोलते हैं कि मैं एक मर्द हूँ, जी मेरे को लेके पब्लिसिटी करना नहीं पसंद है। तो ऐसे रियल हीरो को तो सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये भी एक चीज़ बोलता हूँ कि हैदराबाद तेलंगाना में उनकी खुद की गवर्नमेंट दिखती है, जैसा कि AIMIM, जैसा कि रूलिंग पार्टी है TRS, मगर AIMIM भी अपनी गवर्नमेंट बनाने से कहीं पीछे नहीं हटे हुए। नहीं, ख़ास बात आपको ये बताता लेके चलूँ कि MIM हैदराबाद में रहने से हैदराबादी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट, रीज़न यहाँ पर बहुत सेफ्टी महसूस करते हैं, मॉब लिंचिंग नहीं है, आप सुकून से फिर सकते हैं, जुम्मे की नमाज को आप कोई पाबंदी नहीं है, लाउड स्पीकर ऑफ मस्जिद में कोई पाबंदी नहीं है आपको। और यहाँ जो है ना स्कॉलरशिप भी जो है ना 12% स्कॉलरशिप है, मुस्लिम रिजर्वेशन भी है, TRS से लड़के लेकर आए थे यहाँ पे। और हमारे सईद भाई बताएंगे कि अब जो है ना आगे इनके क्या क्या प्लान हो सकते हैं, कैसा इन दिलों पे राज करते हैं सब लोगों के। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक आम इंसान भी जो है ना असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन कर सकता है। रिसेंटली स्विगी जोमेटो के बच्चे भी फ़ोन करके उनको मदद लिए थे। और लास्ट टाइम भी जो है ना जो उनका था, आप बताइए क्या फ्लड्स में उनका क्या योगदान था। और आपकी जो है एक ट्रस्ट है जी MIM ट्रस्ट, मजलिस ट्रस्ट बोल के, जी उसके जरिए उन्होंने काफ़ी गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं। जी हो जी, कैसा मदद कर रहे हैं हमारी आवाम को, बताएंगे ना? यानी लास्ट ईयर जो कोविड चल रहा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करे थे, एक राशन किट बना के हर घर में राशन किट सप्लाई कराए थे। अभी ये साल जो है उन्होंने जितने भी लोग परेशान हाल है, गरीब लोग हैं, उन सबको खाना तकसीम कर रहे हैं। जी हो जी। ऐसे ना जैसा कि लास्ट टाइम फ्लड्स आए थे, यहाँ पर बहुत सारे जने बेघर हो गए थे, घरों में पानी घुस गया था, लोगों के कारोबार खराब हो गए थे, नुकसान हो गया था दुनिया का, लोगों के घर में से कैश गोल्ड सब चले गया था। वो टाइम पे AIMIM के पूरी टीम, मैं बोलता हूँ पूरे MLAs MLCs कॉर्पोरेटर्स वर्कर्स पूरे जन ऑन फील्ड रोड आवाम गरीब लोगों के साथ थे। वो टाइम पे खाने से पीने से हर चीज़ की मदद दी, यहाँ तक कि फंक्शन हॉल लिए थे, वहाँ पर लेके स्टे कराए थे, वहाँ पर लोगों के जो ऑटोज़ ख़राब हो गए थे ऑटोज़ बनाने लगा। फिर बाद में गवर्नमेंट के तरफ से तो जो मदद हुई मगर इसके हटते हुए भी ओवैसीज ग्रुप से भी जितना हो सका देयर वाज ऑन द फ्रंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं। अच्छा, ये साल और ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं। ये सबका तो नतीजा है ना। तो असदुद्दीन ओवैसी जो इतने बड़े लीडर है, और जो भी सबसे बड़ा लीडर है जो दुनिया समझती, अमित सिंह, उन्होंने भी जो ना अवैसी साहब कह के बुलाना है, अवैसी जी या फिर अवैसी साहब कह के बुलाना है। तो इतनी ज़्यादा इज्जत और वे ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच, लाखों करोड़ों लोग जो है ना उनकी स्पीच में आ जाते हैं। उनको हेट करने वाले भी आके उनके दिल में एक जगमगाहट रहती कि हमें कुछ सुनना है, इन्हों बोलना क्या चाह रहे हैं बोल के। हर हिंदुस्तानी जो है ना इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली उनको कैसा भी पसंद करता।
और जब आरएसएस का बात चल रही थी वो टाइम पे भारत माता की जय बोलो बोले, तो वो टाइम पे इन पार्लियामेंट में बोले मैं कुछ भी हो जाओ मेरा सर कट जाने दो भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मेरा सर खाली एक के सामने झुकता है, वो है अल्लाह। तो जैसा कि दोस्तों जितना भी बोलो हमारे लीडर के बारे में, हमारे हीरो के बारे में कम है, तो एंड करते हुए उनके कुछ हॉबीज़ बोलता हूँ। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी, वैसा अगर आप लोगों को बनना है तो उनके कुछ हॉबीज़ है, जैसा कि बाइक राइडिंग है उनका, क्रिकेट है उनका, बॉक्सिंग है उनका, जिम करना, वॉकिंग करना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और बुक्स में इन्होंने रिलीजन बुक्स और हिस्ट्री बुक्स ज़्यादा पढ़ते। अगर आप किसी को भी असदुद्दीन ओवैसी के वैसा बनना है, अगर इनको फॉलो करना है तो आप उनकी चीज़ों पर चलिए आप। तो और हमें दीजिए इजाज़त।